हेलो स्टूडेंट्स। प्लांट टैक्सोनॉमी की आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं। बैंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था, उसके जो डीमेरिट्स हैं उनको हम आज की इस वीडियो में लेंगे। इससे पहले के वीडियोस में बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन की आउटलाइन क्या थी वो हमने डिस्कस कर ली है। दैन उनके क्लासिफिकेशन के अंदर जो खूबियाँ थी जिनको हमने मेरिट्स के रूप में जाना था, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी क्रम में हम बात करें तो बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन जो है उसके जो डीमेरिट पॉइंट्स हैं उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि द सिस्टम बीइंग प्री डार्विनियन इन अप्रोच सफ़र्स फ्रॉम फॉलोइंग ड्रॉबैक। तो इवोल्यूशनरी जो एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल सिस्टम था, इसलिए इसके काफ़ी सारे ऐसे ड्रॉबैक हैं जो इसकी डीमेरिट्स के रूप में काउंट होते हैं। नंबर वन अगर हम देखें, द सिस्टम डज नॉट इनकॉर्पोरेट फाइलोजेनी, क्योंकि ये चीज़ हम पहले की क्लासेस में भी ले चुके हैं कि जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस हैं वो मॉडर्न क्लासिफिकेशंस में काउंट होते हैं, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं। पर्टिकुलर जो टैक्सा होते हैं उनके बीच में जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं इन कंपैरिजन टू नेचुरल और आर्टिफिशियल सिस्टम्स। तो ऑल्दो इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर डार्विन पब्लिश्ड हिज इवोल्यूशनरी थ्योरी, तो डार्विन ने जो इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी उसके बाद में ये सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इन्होंने फाइलोजेनिक हो या जो जाति वृत्तीय जो रिलेशनशिप्स होते हैं अलग अलग टैक्सा के बीच में, वो इनके क्लासिफिकेशन में नहीं है, क्योंकि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल सिस्टम में काउंट होता है। तो पहला मेन ड्रॉबैक तो ये रहा कि ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम नहीं है। दूसरा डीमेरिट अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म्स आर प्लेस्ड बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट, क्योंकि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशंस में जिम्नोस्पर्म्स को डाइकोट के बाद में और मोनोकोट के पहले यानी कि डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखा है, वेयर आर देयर प्रॉपर पोजीशन इज बिफोर द डाइकोट्स, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स हैं वो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंजियोस्पर्म्स से पहले के पौधे हैं, तो उनका जो स्थान है वो डाइकोट से पहले होना चाहिए, क्योंकि डाइकोट और मोनोकोट एंजियोस्पर्मिक पौधे होते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप के रूप में उनको डाइकोट से पहले रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये इनकी डीमेरिट में काउंट होगा। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो मोनोक्लेमाइडी इन्होंने ग्रुप बनाया था इज़ एन अननेचुरल असेंबलेज ऑफ टैक्सा, कि उसमें उन्होंने काफ़ी सारे टैक्सोन को अननेचुरल तरीके से, यानी कि कोई ज़्यादा सटीकता नहीं थी उसके बावजूद भी उनको एक साथ ले लिया गया था, विच बिलोंग्स एलवेयर। लेकिन फाइलोजेनेटिकली देखें तो इस टैक्सा में जिन जिन को शामिल किया गया था उनके जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स है वो अलग अलग ग्रुप से हैं, तो जिनका फाइलोजेनेटिकली रिलेशन अलग अलग ग्रुप से है उनको एक साथ एक ही ग्रुप में रख दिया, ये गलती है। द क्रिएशन ऑफ दिस ग्रुप हैज़ रिजल्टेड इन द सेपरेशन ऑफ मैनी क्लोज रिलेटेड फैमिलीज़। तो इन्होंने जो ये काम किया कि जो फार अपार्ट जो टैक्सोन थे जिनके करैक्टर्स ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो दूर हैं, उनको इन्होंने पास में रख दिया, और जो क्लोज रिलेटेड फैमिलीज़ थी वो इनके क्लासिफिकेशंस में काफ़ी दूर प्लेस की गई हैं। जैसे बात करें कि कैरियोफिलेसी है, इलेसेब्रेसी है, अचिनोपोडियसी है, आर क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज टू द एक्सटेंट दैट दे आर प्लेस्ड इन द सेम ऑर्डर इन ऑल मेजर कॉन्टेम्प्री क्लासिफिकेशंस। तो ये जो फैमिलीज हैं ये आपस में काफ़ी क्लोज हैं, इसलिए आजकल के जो क्लासिफिकेशंस हैं उनमें इनको काफ़ी सारा क्लोजनेस के साथ में ही रखा गया है। सेवरल ऑथर्स इंक्लूडिंग जो तख्तजान है मर्ज एलिसिब्रेसी विद कैरियोफिलेसी, जबकि बैंथम एंड हुकर के सिस्टम के अंदर हाउएवर कैरियोफिलेसी आर प्लेस्ड इन पॉलीपेटेली एंड द अदर टू ग्रुप्स आर प्लेस्ड इन मोनोक्लेमाइडी। तो ये काफ़ी गलत बात हो गई कि यहाँ मॉडर्न जो कॉन्टेम्प्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स हैं, वो इनको बिल्कुल क्लोज मानते हैं, जबकि इन्होंने तो पॉलीपेटेली और मोनोक्लेमाइडी जो काफ़ी दूर दूर के ग्रुप्स हैं उनमें इनको रख दिया है।
इसी प्रकार से देखें तो जो पोडोस्टेमिनेसी है विच आर प्लेस्ड इन द सेपरेट सीरीज मल्टी ओवुलेट एक्वेटिकी बेटर बिलोंग्स टू द ऑर्डर रोजेल्स। तो जो रोजेल्स के ज़्यादा क्लोज है उसको इन्होंने एक अलग से जो मल्टी ओवुलेट एक्वेटिसी है उसमें रख दिया है पोडोस्टेमिनेसी को, जो भी यहाँ पे एक डीमेरिट के रूप में ही हम लेंगे। इसी प्रकार से जो क्लोरेंथेसी है इनको प्लेस्ड बाय बेंथम एंड हुकर अंडर माइक्रो एम्ब्री एंड लोरेथी प्लेस्ड अंडर डेफेनेल्स आर क्लोजली एलिड। एलिड का मतलब वो पास पास है टू द ऑर्डर मैग्नोलियल्स। तो जो मैग्नोलियल्स में पास पास आने चाहिए थे उनको इन्होंने माइक्रो एम्ब्री और डेफेनेल्स, दो अलग अलग फार अपार्ट ग्रुप हैं, उनमें प्लेस कर दिया। तो इस पॉइंट से हम ये समझ रहे हैं कि जो फैमिलीज जो टैक्सोन काफ़ी क्लोज थे, फाइलोजेनेटिकली जो काफ़ी क्लोज हैं, बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में उनको क्लोज ना रख करके उनको जो दूर दूर के या जिनके बीच में रिलेशनशिप्स कम हैं ऐसे जो असेंबले जो ग्रुप्स है टैक्सॉन्स हैं उनके अंदर इनको रख दिया गया था, जो एक डीमेरिट में काउंट होगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो मोनोकोटिलिडन्स हैं उनमें लिलिएसी एंड एमेरिलिडेसी आर जनरली रिगार्डेड एज क्लोज रिलेटेड एंड ऑफन इंक्लूडेड इन द सेम ऑर्डर। कि लिलिएसी को और एमेरिलिडेसी को एक ही ऑर्डर में काउंट किया जाता है। सम ऑथर्स इंक्लूडिंग क्रॉनक्विस्ट ने तो क्या किया कि मर्जिंग एमेरिलिडेसी विद द लिलिएसी की दोनों को एक ही बना दिया है। लेकिन बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि इन दिस सिस्टम दे आर प्लेस्ड अंडर डिफरेंट सीरीज। तो आज के सिस्टम्स तो उनको एक ही मानते हैं, जबकि बेंथम हुकर ने उनको अलग अलग सीरीज में पुट किया है कि एमेरिलिडेसी अंडर एपिगाइनी में रखा है उन्होंने और लिलिएसी को कोरोनरी में रखा है। तो ये गलत हो जाएगा कि जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेशंस के वो दोनों को बहुत ही क्लोज मानते हुए एक सीरीज में रखते हैं, जबकि इन्होंने इनको अलग अलग सीरीज में रखा है। सिमिलरली जो यूनिसेक्सुअलीज हैं इज ए लूज असेंबलेज, क्योंकि ये तो फीचर ही ऐसा है कि जो यूनिसेक्सुअल होंगे उनको इन्होंने एक साथ कर दिया। तो ज़रूरी नहीं कि इस ग्रुप में जिनको रखा है वो फाइलोजेनेटिकली क्लोज हों ही, इन्हें लूज असेंबलेज है कि किसी को भी इसमें रख दिया जिसमें यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है। तो यहाँ पे डाइवर्स फैमिलीज़ को एक लूज असेंबलेज में ले लिया गया है विच शेयर ओनली वन मेजर करेक्टर की यूनिसेक्सुअल फ्लोर होने पे उन्होंने इसको इसमें रख दिया। तो क्रॉनक्विस्ट सेपरेटेड दीज फैमिलीज अंडर टू डिस्टिंक्ट सब क्लासेस की दिस इज द हेमेलिडी एंड रोजीडी। तख्तजान ने इनको हेमेलिडी एंड डेलिनिडी में सेपरेट आउट किया। तो इससे पहले वाले पॉइंट में हम बात कर रहे थे कि जो दूर दूर हैं उनको जो पास पास थे उनको दूर दूर के ग्रुप्स में डाल दिया था उन्होंने, और सिमिलरली यूनिसेक्सुअलीज के अंदर जो दूर दूर के टैक्सॉन्स हैं उनको इन्होंने एक साथ पुट कर दिया। तो ये उसकी एक अपोजिट आ गई कि जो पास होने चाहिए थे उनको इन्होंने दूर पुट कर दिया था अपने क्लासिफिकेशन में, और जिनके बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए थी, जो फार अपार्ट वाले से बिलोंग करने चाहिए थे, उनको उन्होंने केवल एक ही करैक्टर देखा कि यूनिसेक्सुअल फ्लोर हैं तो उन्होंने यूनिसेक्सुअलीज में उनको पुट कर दिया। तो ये अगेन एक डीमेरिट में काउंट हो जाएगा। Bentham and Hooker did not know the affinities of the families placed under ordinance anomaly। तो ऑर्डिनेंस एनोमलाई के अंदर उन्होंने जिनको पुट किया था उनके आपस में क्या रिलेशन है इसके बारे में बेंथम एंड हुकर जस्टिफाइड नहीं थे, एंड द फैमिलीज वर टेंटेवली ग्रुप टुगेदर, और केवल ऐसे ही जानबूझ के उनको पास कर दिया गया था। क्रॉनक्विस्ट एंड तख्तजान जो उनके बाद के क्लासिफिकेशन हैं प्लेस सिरेटोफिलेसी अंडर सब क्लास मैग्नोलिडी एंड द अदर थ्री और अंडर डेलिनिडी। तो जो बाद के क्लासिफिकेशंस हैं वहाँ जो ऑर्डिनेंस एनोमलाई में जिनको पुट किया गया था उनको बाइफर्केट किया गया है कि जो मैग्नोलिडी है उसमें रखा गया है, बाकी मेंबर्स को डेलिनिडी में रखा गया है। लेकिन उन्होंने इन सभी को एक साथ ज़्यादा कोई इनको जो एफिनिटीज़ था उनका इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से एक साथ रख दिया था। तो ये भी इनकी डीमेरिट में हम काउंट करेंगे। हाँ, मैनी लार्ज फैमिली जैसे कि आर्टिकेसी है, यूफोरबिएसी है, लिलिएसी है एंड सैक्सीफ्रैगेसी है आर अननेचुरल असेंबलेज कि वो उनके बीच में कोई ज़्यादा अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप्स नहीं हैं एंड रिप्रेजेंट पॉलीफाइलेटिक ग्रुप।
पॉलीफाइलेटिक ग्रुप हम ऐसे ग्रुप को बोलते हैं जिसके मेंबर्स का एंसेस्ट्री जो लाइन्स हैं वो डिफरेंट हों, यानी कि उनके एंसेस्टर्स अलग अलग रहे हुए हों, तो उनका हम जो ओरिजिन है वो अलग अलग फाइलेटिक सिस्टम से है, अलग अलग फाइलेटिक लाइन से है, तो हम उनको पॉलीफाइलेटिक बोलते हैं। यानी कि जिनके एंसेस्टर अलग अलग रहे हुए हैं, ओबियसली उनका एवोल्यूशन भी अलग अलग रहा हुआ है, तो उनके बीच में दूरी है, वो क्लोज नहीं है। जिनके पूर्वज एक जैसे नहीं है तो उनके बीच में दूरी होनी चाहिए, तो उनके ग्रुप्स भी अलग बनने चाहिए। ऐसी कॉन्सेप्ट हम हमारा जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स हैं उनको हम एक साथ नहीं रख सकते। तो दिज हैव राइटली बीन स्प्लिट बाय सब्सिक्वेंट ऑथर्स इनटू स्मॉलर नेचुरल मोनोफाइलेटिक ग्रुप। तो बैंथम एंड हुकर ने यूट्रिकैसी, यूफारबिएसी, लिलिएसी, सैक्सीफ्रेगेसी, इनमें जिन टैक्सॉन्स को इंक्लूड किया है उनके ओरिजिन सेम नहीं है, वो पॉलीफाइलेटिक नेचर के हैं, जिनको बाद के ऑथर्स ने मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड किया है। तो ये इन्होंने एक साथ रख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बाद वाले सिस्टम्स में जो फाइलेटिक सिस्टम है उसको यूज़ किया गया और मोनोफाइलेटिक फैमिलीज बनाई गई हैं जिनके एंसेस्टर एक रहे हुए हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्किडेसी इज एन एडवांस फैमिली विथ इंफीरियर ओवेरी एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की ओवेरी इंफीरियर होती है। इंफीरियर ओवरी का मतलब ये होता है कि जो स्टेमन्स हैं और बाकी जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, अगर वो ओवरी के नीचे से निकलते हुए प्रतीत होते हैं तो दैट इज़ ओवरी के ऊपर से निकलते हुए प्रतीत होते हैं, तो दिस इज़ इंफीरियर ओवरी की ओवरी नीचे रह जाएगी, बाकी जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो उसके ऊपर से निकलते हैं। इसी प्रकार से अगर फ्लावर में सिमेट्री ना हो, अगर वो एक व्यास सममित हो तो हम उसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। तो इंफीरियर ओवरी का पाया जाना और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन का पाया जाना ये एडवांस करैक्टर्स में गिने जाते हैं। बट द फैमिली, इनके सिस्टम में क्या किया गया है कि बट द फैमिली इज प्लेस टुवर्ड द बिगनिंग ऑफ मोनोकोटिलिडन्स। तो मोनोकोट की बिगनिंग में तो वो आने चाहिए जो सिंपल करैक्टर वाले हैं, जो ज़्यादा एडवांस नहीं है, जबकि ऑर्किडेसी को शुरू में रख दिया तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्किडेसी के जो करैक्टर्स हैं वो तो एडवांस करैक्टर हैं, क्योंकि उसमें इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर पाए जाते हैं। तो ऑर्किडेसी का जो प्लेसिंग है मोनोकोट में, इनका जो स्थान इन्होंने दिया है वो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। जो बाद में आने चाहिए था उसको इन्होंने बिगनिंग के अंदर प्लेस कर दिया। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं इन गैमोपेटैली, जहाँ पे पेटल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको उन्होंने गैमोपेटैली में रखा था। इन्फेरी with an inferior ovary is placed before the other two series having a superior ovary। तो इन्होंने गैमोपेटेली में भी ऐसा ही काम किया है कि जो इन्फीरियर ओवरी है उसको उन्होंने पहले पुट कर दिया है और सुपीरियर ओवरी वालों को बाद में किया है। द इन्फीरियर ओवरी इज़ नाउ कंसिडर्ड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम सुपीरियर ओवरी, यानी कि जो ओवरी की सुपीरियर कंडीशन होती है कि जब ओवरी ऊपर हो और स्टेमन्स और बाकी अपेंडेजेज उसके नीचे से निकलें, ये सिंपल करैक्टर होता है। और अगर ओवरी के ऊपर से सारे अपेंडेजेस निकल रहे हों और ओवरी नीचे रह जाए, दैट इज़ ओवरी इन्फीरियर कंडीशन, वो एडवांस कंडीशन में गिनी जाती है। तो ऑर्किडेसी के साथ में भी इन्होंने यही गलती की थी और गैमोपेटेली के अंदर भी इन्होंने यही किया है कि जो इन्फीरियर ओवरी वाले हैं उनको इन्होंने पहले पुट कर दिया, जो गलत हो जाएगा। हाँ, द सिस्टम डिवाइड्स एंजियोस्पर्म्स इनटू डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। यस, ये हमने देखा था। और बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को भी पुट किया, जो एक डीमेरिट में हम पहले भी काउंट कर चुके हैं। वेराज द मॉडर्न फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स प्लेस, जबकि जो लेटेस्ट जो सिस्टम्स हैं, जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स अब प्रेजेंट टाइम में प्रचलित हैं, अगर हम उनकी बात करें तो मॉडर्न फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स प्लेस पैलियो हर्ब फैमिलीज़ कि जो पैलियो का मतलब जो फॉसिलाइज प्लांट्स हैं, जो पुरातन टाइम के प्लांट्स हैं, पैलियो हर्ब फैमिलीज़ एंड मैग्नोलीड्स बिफोर मोनोकोटिलिडन्स एंड यूडाइकोट्स। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया था, इनके सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने बिगनिंग डाइकोट से कर दी है, इसके बाद में जिम्नोस्पर्म को पुट कर दिया है, देन मोनोकोट्स को पुट कर दिया है। जबकि होना क्या चाहिए कि जो आपके मोनोकोट्स हैं उनसे पहले पैलियो हर्ब फैमिली जानी चाहिए और यूडाइकोट से पहले जो मैग्नोलीड्स हैं उनको प्लेस करना चाहिए, लेकिन इनके सिस्टम में ऐसा नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात ये है कि इनका जो सिस्टम है वो नेचुरल सिस्टम है।
इनके सिस्टम में फाइलोजेनेटिक कॉन्सेप्ट को तो यूज ही नहीं किया। तो आजकल के जो सिस्टम हैं वो तो सारे फाइलोजेनेटिक सिस्टम हैं, और हम जिनको ज़्यादा सही मानते हैं वो मॉडर्न सिस्टम्स हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स हैं। तो ये तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है ही नहीं। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम में जो जो चीज़ें मिलेंगी वो इनके सिस्टम में नहीं थी, और वो इनके सिस्टम में नहीं थी तो हमने उन सभी चीज़ों को डीमेरिट्स के रूप में काउंट किया। तो ये जो हमारे लेक्चर्स रहे जिसमें हमने पहले क्लासिफिकेशन क्या था इनका, उसकी आउटलाइन को डिस्कस किया। देन आफ्टर उसमें मेरिट्स के रूप में क्या पॉइंट होने चाहिए वो हमने काउंट किए, और इस वीडियो में हम इसके जो डीमेरिट्स हैं वो क्या होने चाहिए उनको हमने काउंट किए। हाँ, ये जो मटेरियल है इस मटेरियल को आप प्रॉपरली यूज़ करेंगे। जो वीडियो में जो समझाया गया है उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके आप प्रॉपर इसका आउटलाइन भी बनाएंगे। देन उसके जो मेरिट के पॉइंट्स हैं उनको अपनी भाषा में आप तैयार करेंगे। देन जो डीमेरिट्स के पॉइंट हैं उनको आप अपनी भाषा में तैयार करेंगे। और जहाँ भी आपको डिफ़िकल्टी लगे आप वीडियो को दोबारा से सुन के चीज़ों को क्लियर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में इसका एक प्रॉपर जो आंसर शीट है वो बनाइए, ताकि जब भी क्वेश्चन ये पूछा जाए आपसे एग्जामिनेशंस में, तो क्वेश्चन में तो यही आना होता है कि आपको क्लासिफिकेशन बताना होता है, तो क्लासिफिकेशन की आउटलाइन भी बताएंगे, देन उसके मेरिट एंड डीमेरिट भी बताने होते हैं। तो ये जो तीनों वीडियो थे आप इन तीनों वीडियो को समराइज़ करेंगे। तो मैंने इसको बहुत ही वर्ड एक एक वर्ड वाइज क्या होना चाहिए, क्या आपको समझना चाहिए, कहाँ क्या बात आपको कैसे अप्लाई करनी है, कहाँ से कोरिलेट करना है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोशिश की गई है। तो आप इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाइए, ताकि बीएससी लेवल पे भी और एमएससी लेवल पे भी आप इस वीडियो की सहायता से बहुत अच्छा जो एक आंसर है उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू।